नमस्कार, सभी सुनने वालों का स्वागत है। पिछली बार हमने एंड्रॉयड में डिपेंडेंसी इंजेक्शन पर बात की थी। हाँ टैगर, हेल्थ और कोइन को समझा था। हाँ, काफी जरूरी टॉपिक था वो। बिल्कुल। तो आज की चर्चा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। एंड्रॉयड ऐप्स में ऑफलाइन डेटा कैसे मैनेज करें। इसके लिए हम देखेंगे रूमडीबी, कॉटलिन फ्लो और MVVM पैटर्न। ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। उम्मीद है इस चर्चा के बाद ये साफ हो जाएगा कि रूमडीबी क्यों अच्छा है ऑफलाइन के लिए, फ्लो के साथ कैसे यूज करें, MVVM में कहाँ फिट होता है, और हाँ, API से जो डेटा आता है उसे कैश कैसे करें। हाँ बिल्कुल। आजकल ऐप से उम्मीद होती है कि वो बिना इंटरनेट के भी चले, है ना? सिर्फ नेटवर्क पर डिपेंड नहीं रह सकते। डेटा को फोन पर स्टोर करना, ऑफलाइन होने पर भी दिखाना, API रिस्पॉन्स कैश करना, ये सब यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। और रूमडीबी इसी प्रॉब्लम का एक बहुत कारगर, मतलब गूगल का सुझाया हुआ समाधान है। सही। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं, रूमडीबी ही क्यों? जैसा आपने कहा, गूगल का ऑफिशियल SQL रैपर है हम्म ये लोकल स्टोरेज, ऑफलाइन एक्सेस, API कैशिंग, इन सबको काफी आसान बना देता है। हम्म इसके जो मेन फायदे हैं वो हैं, एक तो कंपाइल टाइम पर SQL क्वेरी चेक हो जाती है। हाँ, वो बहुत बड़ा प्लस है। दूसरा, कॉटलिन फ्लो या लाइव डेटा के साथ इसका इंटीग्रेशन बहुत स्मूथ है और MVVM जैसे पैटर्न में भी आराम से लग जाता है। बिल्कुल। कंपाइल टाइम SQL चेक का मतलब है कि रन टाइम पर जो अजीब से SQL एरर आते हैं, उनसे बहुत हद तक बचा जा सकता है। ऐप क्रैश होने से बचता है। और फ्लो के साथ इंटीग्रेशन से ऐप रिएक्टिव बनता है। मतलब डेटाबेस में कुछ बदला तो UI अपने आप अपडेट, बिना कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखे। अच्छा, तो इसके बेसिक सेटअप में क्या क्या लगता है शुरू करने के लिए? शायद कुछ ग्रेडल डिपेंडेंसीज चाहिए होंगे। हाँ, ग्रेडल फाइल में 3 मेन डिपेंडेंसीज जोड़नी होती हैं। एक रूम रन टाइम, फिर रूम कंपाइलर और कॉटलिन के लिए रूम KTX। नोट्स में वर्जन 2.61 लिखा है। और हाँ, कोरूटीन और फ्लो तो आजकल इसके साथ चलते ही हैं। ठीक है। फिर आते हैं इसके मेन पार्ट्स, एंटिटी, DAO और डेटाबेस क्लास। नोट्स में एक यूजर क्लास का उदाहरण है @entity वाला। बिल्कुल सही। एंटिटी वो टेबल का स्ट्रक्चर बताती है डेटाबेस में। जैसे वो यूजर क्लास है ना, @entity टेबल नेम इक्वल्स टू यूजर्स के साथ वो बताती है कि यूजर्स नाम की टेबल बनेगी। और @primary की। हाँ, @primary की बताता है कि कौन सी फील्ड यूनिक है, ID की तरह। फिर आता है DAO, मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ये @DAO वाला एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस, ओके। हाँ, इसमें हम डेटाबेस ऑपरेशन लिखते हैं, जैसे @insert से डेटा डालना या @query से डेटा निकालना। नोट्स में देखा, @query select from users वाला फंक्शन फ्लो लिस्ट यूजर रिटर्न कर रहा है। ये फ्लो क्या है? ये लाइव डेटा जैसा है? हाँ, कुछ वैसा है, पर उससे थोड़ा अलग और ज्यादा फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। फ्लो कॉटलिन को रूटीन्स का हिस्सा है। ये एक तरह की डेटा की लगातार बहने वाली स्ट्रीम है। स्ट्रीम। हाँ, मतलब जब भी डेटाबेस में कुछ बदलता है, जैसे कोई नया यूजर आया, तो ये फ्लो अपने आप वो नया डेटा भेज देता है। UI अपडेट करना बहुत आसान हो जाता है, बार बार चेक नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, नोट्स में गेट ऑल यूजर्स यही फ्लो देता है। और वो @insert वाले में ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी डॉट रिप्लेस भी था। मतलब अगर डेटा पहले से है तो उसे बदल दो। समझ गया। और तीसरा पार्ट, @डेटाबेस क्लास। हाँ, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है @डेटाबेस एनोटेशन के साथ। ये समझ लो डेटाबेस का मेन गेटवे है। ये बताती है कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं, कौन से DAOs हैं, वर्जन क्या है, वगैरह सब कुछ यहीं जुड़ता है। ओके। अब बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग होती है। ये सब MVVM आर्किटेक्चर में और खास तौर पर रिपॉजिटरी लेयर में कैसे फिट बैठता है। डेटा अक्सर API से आता है, उसे रूम में कैश करना होता है। बिल्कुल, रिपॉजिटरी पैटर्न यहाँ बहुत काम आता है। नोट्स में एक यूजर रिपॉजिटरी का अच्छा उदाहरण दिया है। ये रिपॉजिटरी जो है वो API सर्विस, ऐप सर्विस और लोकल DAO, यूजर DAO दोनों पर डिपेंड करती है। अच्छा, मतलब दोनों से बात करती है। हाँ, इसका काम है डेटा सोर्स की जो डिटेल्स हैं उनको बाकी ऐप से छुपाना। ये फैसला करती है कि डेटा नेटवर्क से लाना है या लोकल DB से। तो ये यूजर रिपॉजिटरी असल में करता क्या है? जैसे उदाहरण में है, शायद एक फंक्शन होगा, मान लो रिफ्रेश यूजर्स, जो API से API service.get users करके नया डेटा लाएगा। फिर उस डेटा को यूजर DAO.insert users से रूम में सेव कर देगा। तो देखिए, व्यू मॉडल असल में रिपॉजिटरी से इंटरैक्ट करता है।
रिपॉजिटरी डेटा को फ्लो के रूप में देता है। फिर व्यू मॉडल क्या करता है, वो स्टेट इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उसे स्टेट फ्लो में बदल देता है। स्टेट इन, अच्छा। हाँ, स्टेट इन यहाँ बहुत काम का है। ये फ्लो को आप कह सकते हैं शेयर करने लायक बनाता है, आखिरी वैल्यू को कैश करता है, और कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस जैसे स्क्रीन रोटेशन उसमें भी डेटा को बनाए रखता है। इससे व्यू मॉडल काफी सरल और असरदार रहता है। और वो रिफ्रेश फंक्शन जिसका जिक्र नोट्स में है, उसका क्या रोल है इसमें? हाँ, रिफ्रेश फंक्शन ये आमतौर पर व्यू मॉडल में होता है। जब इसे कॉल किया जाता है तो ये रिपॉजिटरी को सिग्नल देता है कि भाई नेटवर्क से ताज़ा डेटा लाओ। रिपॉजिटरी फिर एपीआई कॉल करता है, डेटा लाता है और उसे सीधे रूम डेटाबेस में अपडेट कर देता है। अच्छा, तो वो डेटाबेस में डाल देता है। हाँ, पर खास बात ये है और ये समझना जरूरी है कि यूआई हमेशा रूम से आने वाले स्टेट फ्लो को ही सुनता रहता है। तो जैसे ही डेटाबेस अपडेट होता है, यूआई अपने आप नई जानकारी दिखा देता है। समझ गया। तो स्टेट इन डेटा को यूआई के लिए रेडी रखता है और रिफ्रेश उसे ताज़ा करता रहता है। और यूआई हमेशा लोकल डेटाबेस पर ही निर्भर है। बिल्कुल, यही इसका कोर आइडिया है। ये वाकई दिलचस्प है। अब यूआई लेयर पर आते हैं। जैसे फ्रैगमेंट या आजकल जेटपैक कंपोज यूज होता है, वो इस स्टेट फ्लो से कैसे जुड़ती है और डेटा दिखाती है? हाँ, तो यूआई लेयर में चाहे वो फ्रैगमेंट हो या कंपोजेबल फंक्शन, हम लाइफ साइकिल स्कोप या इसी तरह के किसी स्कोप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर कलेक्ट या कलेक्ट एज स्टेट जैसे फंक्शंस होते हैं, उनसे व्यू मॉडल के स्टेट फ्लो को ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा। तो जैसे ही स्टेट फ्लो में कोई नया डेटा आता है, वो कलेक्ट वाला ब्लॉक ट्रिगर हो जाता है और यूआई अपडेट हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा फिर यही हुआ कि अगर नेटवर्क चला भी जाए तो यूआई बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो ऑफलाइन फर्स्ट अप्रोच का मूल है। यूआई हमेशा लोकल डेटा मतलब रूम वाले डेटा पर निर्भर है। नेटवर्क नहीं है, कोई बात नहीं, यूजर को पुराना डेटा दिखता रहेगा। और जैसे ही नेटवर्क वापस आता है और मान लीजिए रिफ्रेश कॉल होता है, तो बैकग्राउंड में डेटा अपडेट हो जाएगा और यूआई अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। यूजर को पता भी नहीं चलेगा ज्यादातर। वाह, ये सुनने में तो काफी पावरफुल लगता है। क्या हम इसे असल में कुछ आम ऐप्स में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं? मतलब कुछ उदाहरण? हाँ, कई जगह। आप सोचिए एक न्यूज़ ऐप की, आप बिना इंटरनेट के भी पुरानी खबरें पढ़ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। या फिर कोई ई कॉमर्स ऐप जहां ऑफलाइन होकर भी प्रोडक्ट्स ब्राउज कर सकें। यूजर लिस्ट हो गई, टास्क मैनेजमेंट ऐप्स, मौसम की जानकारी वाले विजेट्स, डैशबोर्ड पर मैट्रिक्स, जहां भी डेटा को दिखाना है और यूजर के लिए हर समय उपलब्ध रखना है, वहां ये आर्किटेक्चर बहुत उपयोगी है। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें, मतलब इसका निचोड़ निकालें, तो इसका मूल पैटर्न या फंडा क्या हुआ? मूल पैटर्न बहुत सीधा और प्रभावी है। देखिए, पहला, नेटवर्क यानी एपीआई से डेटा लो। दूसरा, उस डेटा को लोकल डेटाबेस जैसे रूम उसमें स्टोर या कैश कर लो। और तीसरा, यूआई को हमेशा लोकल डेटाबेस से ही डेटा पढ़ने और दिखाने के लिए बनाओ, फ्लो के जरिए। बस यही क्रम ऑफलाइन क्षमता की गारंटी देता है और ऐप को हमेशा रेस्पॉन्सिव मतलब तेज महसूस कराता है। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसा कि होता है, इसे लागू करते समय डेवलपर्स कुछ आम गलतियां जरूर करते होंगे। नोट्स में कुछ का जिक्र भी है। हाँ, कुछ सामान्य गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। एक बहुत आम गलती है डीएओ में, जो डेटाबेस से सीधे इंटरैक्ट करता है। उसमें डेटा वापस करने के लिए सिर्फ सस्पेंड फन का इस्तेमाल करना। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि डेटा रिएक्टिव नहीं रहता। मतलब अगर डेटाबेस में बैकग्राउंड में कुछ बदला तो यूआई को अपने आप पता नहीं चलेगा, आपको मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़ेगा। फ्लो ये काम ऑटोमेटिक कर देता है। अच्छा, तो फ्लो इस्तेमाल न करने से वो ऑटोमेटिक अपडेट वाली खूबी चली जाती है। समझ गया। और क्या है? दूसरी गलतियां हैं जैसे नेटवर्क या डेटाबेस ऑपरेशन को गलती से मेन थ्रेड पर चला देना। इससे यूआई एकदम फ्रीज हो सकता है, यूजर को लगेगा ऐप हैंग हो गया। हाँ, ये तो बुरा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। फिर डेटाबेस का वर्जन बदलने पर माइग्रेशन को ठीक से हैंडल न करना। अगर ये नहीं किया तो ऐप क्रैश हो सकता है जब यूजर अपडेट करेगा। और एक और चीज, एपीआई से मिले डेटा को ठीक से कैश न करना। जैसे हर बार स्क्रीन खुलने पर बेवजह एपीआई कॉल करना, भले ही डेटा में कोई बदलाव न हुआ हो। ये बैटरी और डेटा दोनों बर्बाद करता है। ये वाकई ध्यान रखने वाली बातें हैं। अच्छा, इस आर्किटेक्चर को टेस्ट करने के बारे में क्या ये आसान है? नोट्स में
इन मेमोरी डेटाबेस बिल्डर का जिक्र है। हाँ, टेस्टिंग के लिए ये बहुत मददगार है। रूम इन मेमोरी डेटाबेस बिल्डर आपको एक टेम्पररी मतलब अस्थाई इन मेमोरी डेटाबेस बनाने की सुविधा देता है। ये ऐप बंद होने पर गायब हो जाता है। ये यूनिट टेस्टिंग के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये तेज है और आपकी टेस्ट को असली डेटाबेस या फाइल सिस्टम से अलग रखता है। तो आइसोलेशन में टेस्टिंग हो जाती है। जी हाँ, आप अपने DAO और रिपॉजिटरी के लॉजिक को आराम से आइसोलेशन में टेस्ट कर सकते हैं। बढ़िया। और अगर कोई डेवलपर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो तो क्या इस आर्किटेक्चर की समझ जरूरी है? नोट्स में कुछ सवाल भी दिए गए हैं। बिल्कुल। आजकल एंड्रॉयड इंटरव्यू में ऑफलाइन क्षमता, डेटा कैशिंग और आर्किटेक्चरल पैटर्न जैसे MVVM पर सवाल पूछना बहुत आम है। हाँ, जैसे आप ऑफलाइन डेटा कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, या रूम के साथ फ्लो क्यों इस्तेमाल करें, या MVVM में आपकी कैशिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। ये आर्किटेक्चर इन सवालों का एक ठोस और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देने का शानदार तरीका है। ये दिखाता है कि आपको मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएं। मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि एक मजबूत और कुशल ऐप बनाने की समझ। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने आज समझा कि कैसे MVVM, रूम और Kotlin फ्लो का इस्तेमाल करके एक ऐसा एंड्रॉयड ऐप बनाया जा सकता है जो ऑफलाइन में भी बढ़िया काम करे। बिल्कुल। डेटा को स्टोर करना, उसे UI में दिखाना, API से मिले डेटा को समझदारी से कैश करना और हाँ, वो आम गलतियों से बचना, ये सब इसके अहम हिस्से हैं। जी हाँ, अंत में एक और सोचने वाली बात, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जब ऐप पहली बार खुले तो डेटाबेस खाली ना हो? मतलब शायद कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा या एसेट फाइल से डेटा पहले से भर दें, ताकि पहली API कॉल होने से पहले भी यूज़र को कुछ दिखे, एक बेहतर पहला अनुभव मिले। इस पर भी सोचा जा सकता है। दिलचस्प पॉइंट है ये, जरूर इस पर गौर करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा रूमडीबी, फ्लो और MVVM पर। ऐसे ही और नए अपडेट्स और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल एंड्रॉयड इनसाइट्स विद निखिल को सब्सक्राइब करना न भूलें।